नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मानव श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में आप लोग जानते ही हैं। श्वसन की प्रक्रिया सभी जीवों के अंदर होती है, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे एककोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो। श्वसन का मतलब होता है श्वास लेने की प्रक्रिया। और मानव या जितने भी जीव जंतु होते हैं, वायुमंडल में जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है उसको श्वसन की प्रक्रिया के अंदर ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे होते हैं वो आपकी दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए, जबकि नाइट में अपनी प्रोसेस होती है वो सेम की सेम प्रोसेस पेड़ पौधों में होती है। तो आज का अपना टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। अपना टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मानव श्वसन तंत्र में मैंने आपके हर टॉपिक में मतलब जितनी आपकी इसमें परिभाषाएं बनती है छोटी छोटी सारी की सारी परिभाषा दे रखी है। पहले आप उन परिभाषाओं को ठीक से एक बार पढ़ें, फिर आप उस चीज को समझें। तो देखो, मानव श्वसन तंत्र की बात करते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखो। परिभाषा सीधी सी, आप श्वसन की परिभाषा सीधी सी लिख सकते हो। श्वास लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, वो इतनी लिख सकते हो। वो नहीं लिखो तो ये लिख दो। देखो, कोशिकाओं में किसकी बात हो रही है? कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। बात देखो, कोई भी कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हर काम हो रहा है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण के कारण क्या होते हैं? आपके शरीर में या कोई भी किसी भी शरीर की बात हो, प्रकृति में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें यदि ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यदि ये भाषा लिखना चाहो ये लिख दो, नहीं नॉर्मल आपकी है ही वो श्वास ग्रहण करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। उसके बाद में आगे बात करें हम श्वसन की, तो श्वसन के आगे ये देखो दूसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हो। देखो, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब जीवों के अंदर होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंदर होता है क्या? देखो, ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तथा विघटन होता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया आपको मैंने पहले भी करवाई है, अब और करवा देता हूँ। होता है क्या है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर या ग्लूकोज का विघटन करने पर एक तो आपका बनता है जल बनता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसके साथ में ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया श्वसन है। आपको नीचे मैंने श्वसन की अभिक्रिया भी लिखा रखी है, समीकरण में आपको बता देता हूँ। देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसका क्या करना है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या बनेगा इसमें? एक आपका बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ में आपका बनेगा जल H2O और ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हो गया आपका ग्लूकोज। ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसकी समीकरण हमने नीचे दे भी रखी है, आप देख भी सकते हो। देखो, ये लो, ये रे ये श्वसन प्रक्रिया या अभिक्रिया की जो आपकी समीकरण है जो मैंने अभी लिखी थी वो इस प्रकार थी, आप देख सकते हो। C6H12O6 और इसके अभिक्रिया किसके साथ करनी है? ऑक्सीजन के साथ। आगे जाके बनेगी आपकी CO2 प्लस H2O और प्लस आपकी हो जाएगी ऊर्जा। ऊर्जा इसमें आपके कितनी एटीपी अणु दे रखे हैं? 36 एटीपी अणु दे रखे हैं हमने। ये आपकी समीकरण है। ऊपर वाली जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है, नीचे वाली आपकी असंतुलित है। संतुलित आपको करना आता है कि अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा हम लोग अभिकारक और उत्पाद गणों की संख्या को दोनों तरफ समान करते हैं। इसमें यहाँ पर है C6H12O6 है, यहाँ पर 6O2 है और यहाँ पर 6 CO2 प्लस 12 H2। दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या को समान कर रखा है अपना। ये आपकी समीकरण है, देख सकते हो। किसकी है? श्वसन की। आपको पूछ लेना श्वसन की रासायनिक समीकरण कौन सी है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी रासायनिक समीकरण? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बोल सकते हैं, ग्लूकोज का अपघटन बोल सकते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसमें एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक आपका जल बनता है और उसके साथ में क्या बनता है? उसके साथ में आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा कितने अणु उत्पन्न होती है? 36 एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके हम बात करते हैं श्वसन की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया 4 चरणों में होते हैं। श्वसन की प्रक्रिया
कितने चरण होते हैं? देखो श्वसन की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 4। याद रखना 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया बाह्य श्वसन, परिवहन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन। चारों की अलग अलग परिभाषा है, ध्यान से देख लो, पहले उन परिभाषा को पढ़ लो फिर उनको समझ लो। श्वसन की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, बाह्य श्वसन, परिवहन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। तो देखो पहले की परिभाषा, बाह्य श्वसन क्या होता है? ये लो आपके सामने बाह्य श्वसन की परिभाषा। बाह्य श्वसन की परिभाषा क्या दे रखी है? भाषा वातावरण तथा फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान। वातावरण तथा फेफड़ों के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। आपके फेफड़े तो आपके शरीर के अंदर है और वातावरण आपका बाहर है, उनके मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है। अब आपको पता है श्वसन की प्रक्रिया के अंदर हम लोग ऑक्सीजन O2 गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? त्यागते हैं। वातावरण तथा फेफड़ों के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होते हैं उसी को कहते हैं अपना बाह्य श्वसन। उसी को क्या कहते हैं? अपना बाह्य श्वसन। चलो आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं सेकंड परिभाषा परिवहन की। परिवहन का क्या मतलब है देख लो। परिवहन की पहले परिभाषा देख लो। शरीर की कितने प्रतिशत? 97%। 97% ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? हीमोग्लोबिन। सुन लो ध्यान से, शरीर के अंदर जो 97% ऑक्सीजन है ना, उनका परिवहन किस रूप में होता है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन किस में होता है? वैसे हीमोग्लोबिन की बात करें, ये रक्त में एक वर्णक है हीमोग्लोबिन, जो जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और अब जो अपने शरीर में जो गैसें हो गई, भोजन हो गया, शरीर के विभिन्न भागों तक उनका परिवहन या वहन कैसे होता है? रक्त के द्वारा होता है। तो जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कितने परसेंट? शरीर की लगभग 97%। उसके बाद में है जो केवल 3% और बची, 3% ऑक्सीजन है, उनका परिवहन किस रूप में होता है? प्लाज्मा के रूप में। अब आप पूछोगे सर प्लाज्मा क्या होता है? आपको पता होगा रक्त होता है, वो रक्त 2 प्रकार का होता है। एक तो ठोस रूप कणिका के रूप में, ठोस रूपी कणिका के रूप में, दूसरा हो गया द्रव रूपी प्लाज्मा के रूप में बात करते हैं। तो कणिका जो होती है आपकी उसमें 3 प्रकार की होती है। एक होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरी होगी सफेद रुधिर कणिकाएं और तीसरी प्लेटलेट जो रक्त का थक्का बनने का काम करती है। सफेद रुधिर कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में जो रक्त का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का। वो ही क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कितने परसेंट करता है? 97%। बाकी बची 3% वो उसका ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ये तो हो गई बात है ऑक्सीजन की। अब हम बात करते हैं, क्योंकि अपने शरीर में 2 गैसों का परिवहन होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है क्योंकि उसको शरीर से बाहर त्यागना होता है, तो उसका परिवहन कौन करता है? देख लो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन की बात करते हैं। शरीर की 60 से 70% CO2 का परिवहन HCO3 जिसका नाम होता है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? लगभग 60 से 65%। कितनी? 60 से 65% है जिसका परिवहन करने का वो काम कौन करता है? बाइकार्बोनेट HCO3 करता है। बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। लगभग 20 से 25% परिवहन करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और लगभग 5-7% परिवहन करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्लाज्मा के बारे में बता दिया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का 60 से 65% भाग का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में, HCO3 के रूप में होता है। और 20 से 25% हीमोग्लोबिन के रूप में और सिर्फ 5 से 7% किस रूप में होता है? प्लाज्मा। ऑक्सीजन का मैंने सीधा बता दिया सर, 97% जो है ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, 3% प्लाज्मा द्वारा होता है। इस प्रकार की जानकारी आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार के नोट्स एकदम आसान भाषा में तैयार किए आपको यहीं पर मिलेंगे। आगे देखो और कितने आसान है अभी। ये हो गया आपकी परिवहन की परिभाषा। अगली अपनी आंतरिक श्वसन क्या होता है? एकदम सरल सी परिभाषा है। क्या है देखो आंतरिक परिभाषा की? रक्त तथा शरीर के अन्य ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान आंतरिक श्वसन कहलाता है। ये अपने शरीर के अंदर की बात है। रक्त अपने शरीर के अंदर है तो रक्त और शरीर के अन्य ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान करना। अब मैंने आपको बता देता हूँ, आपके शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान करने का काम होता है वो रक्त करता है।
रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक, चाहे ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने की बात करो या कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों से लाने की बात करो, गैसों का आदान प्रदान करने का मेन काम रक्त ही करता है। उसके साथ अन्य ऊतक और होते हैं, उनके मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसी को बोलते हैं आंतरिक शोषण। बाहरी शोषण में हम लोग अपना जो शोषण हो रहा था वो वातावरण और फेफड़ों के मध्य हो रहा था, गैसों का आदान प्रदान। आंतरिक शोषण रक्त और अन्य ऊतकों द्वारा शरीर के मध्य, शरीर में गैसों का आदान प्रदान आंतरिक शोषण कराते हैं। उसके बाद अपना है चौथा पॉइंट है कोशिकीय शोषण। तो कोशिकीय शोषण तो नॉर्मल है कि कोई भी अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में जो आपकी ऊर्जा उत्पन्न होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो कोशिकीय शोषण, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया C6H12 और O6। ग्लूकोज को O2 के द्वारा तोड़ते हैं तो आपकी CO2 बनती है, H2 बनती है और ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण कोशिकीय शोषण कहलाता है। जो समीकरण में आपको दोबारा बता देता हूँ, ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका C6H12O6। उसकी अभिक्रिया किसके साथ करनी है? ऑक्सीजन के साथ। आगे जाके आपको बनती है CO2 प्लस H2O प्लस आपकी क्या बनती है? ऊर्जा का निर्माण होता है। वो किसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है? वो क्या कहलाता है? वो आपका कोशिकीय शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिकीय शोषण। अब हम देखते हैं अपना शोषण तंत्र का नामक चित्र, जो आपको कभी कभी अलग से भी आता है कि शोषण तंत्र का नामक चित्र बनाओ। तो ये रहा आपके सामने, आप ध्यान से देख सकते हो शोषण तंत्र का नामक चित्र। फिर हम लोग इसके अलग अलग भागों के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप इनका चित्र देख सकते हो। चित्र में आपके इसके अलग अलग भाग हैं। अलग अलग भाग मतलब शोषण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर जाके समाप्त होती है। तो देखो इसमें जो आपकी ये दे रखी है, देखो कुपिका। कुपिका का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? अभी हम कुपिका के बारे में पढ़ेंगे। शोषण अपना स्टार्ट होता है देखो यहाँ से। कहाँ से? एक तो आपकी होगी ये नासाद्वार और मुख द्वार। शोषण की प्रक्रिया दोनों द्वारा होता है। अपनी नासाद्वार द्वारा भी हम लोग शोषण ग्रहण करते हैं और मुंह द्वारा करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए नाक के द्वारा ली गई श्वास और मुंह की ली गई श्वास में फर्क होता है। नाक के द्वारा जो हम लोग श्वास लेते हैं वो अपनी शुद्ध होती है, जबकि मुंह के द्वारा जो ग्रहण की गई जो अपनी ऑक्सीजन गैस होती है, जो गैसें होती है वो शुद्ध नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि नाक के द्वारा, नाक के अंदर महीन बाढ़ होते हैं जो उसके अंदर जितने भी मिट्टी के कण होते हैं उसको शरीर के अंदर जाने से रोकती है। उसके बाद में ये देखो आपकी आगे ग्रसनी होगी, आपको दिखाई दे रहा होगा। मुख्य हुआ के आगे ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद अपनी कंठ हो गई, जहां पर भाई मुख की गुहा और नाक की गुहा दोनों एक जगह से आके मिलती है। उसके बाद अपनी ये देखो श्वास नली पर आप देख सकते हो, ये देखो सी आकार के छल्ले बना रखे हैं। इसमें उपास्थि हड्डी के सी आकार के छल्ले हैं जो इस श्वास नली को एक दूसरे को, श्वास नली को आपस में चिपकने नहीं देते। ये देखो ये आपकी श्वास नली होगी। यहाँ पर जाने के बाद ये श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है। एक श्वास नली अपनी इधर चली आ जाती है जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं अपना। ये एक श्वास नली अपनी इधर आ जाती है। एक अपना देखो फेफड़ा इस प्रकार इधर से बना हुआ है, अपना इधर से ऐसे देखो इस प्रकार बना है। इसमें आप आगे देखते हो, आगे जानते हो ये अपनी श्वास नली होगी, ये आगे जाके दो भागों में बढ़ती है। अब दो भागों में बढ़ती है, इसमें आगे ये श्वसनी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक ये इसका भाग अपना अलग हो गया और ये अपनी एक अलग हो गई, तो अलग अलग हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि आपके शरीर में फेफड़ों की बात करें एक जोड़े होते हैं ना, एक जोड़े होते हैं। और ये डायफ्राम की बात करते हैं, डायफ्राम फेफड़ों के नीचे होता है। जब श्वसन लेते हैं और श्वसन हम लोग छोड़ते हैं तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है वो हम बात करेंगे अभी। ये कुपिका कोश होगी, श्वसनिकाएं को ब्रोंकी बोल भी बोलते हैं, श्वसनी को ब्रोंकाई बोलते हैं। अभी देखो इसका पूरा पहले विस्तार से हम लोग इसकी भाषा पढ़ते हैं, फिर हम आपको इसको समझाते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये देखो ये श्वसनिकाएं जिनको ब्रोंकी बोल भी बोलते हैं। अभी देखो पहले इनकी भाषा देख लेते हैं। भाषा आपकी हम लोग ये श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो पूरा पहले विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ से देखो, मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। उसके 3 भाग किए गए, एक ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशी। इसके साथ में मांसपेशियां भी कुछ सम्मिलित हैं, कौन कौन सी उनके बारे में अभी बता देंगे। ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं तो देख लो आपके। सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में आता है अपना नासिका, नाक की बात करते हैं, नासिका के बारे में पढ़ते हैं। पहले आप लोग भाषा देख लो, आपकी भाषा क्या दे रही है नासिका के अंदर, देखो ध्यान से। देखो यह पहला श्वसन अंग है, मतलब जहां से
श्वसन अंग की शुरुआत होती है। ये सब पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है। मतलब आपकी यदि पूछे नासा की जोड़ी कितनी हो, एक जोड़ी, क्योंकि नाक के 2 द्वार हो गए तो एक जोड़ी नासा द्वार हो गए। और यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है। अंदर बड़ी गुफा भी, गुफा ऐसे बहुत बड़ी गुफा नहीं, गुफा मतलब गुफा के आकार की होती है। उसके बाद में एक पतली हड्डी में झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। अब जो आपकी नासा की जोड़ी होती है, नाक होती है, नाक में 2 भाग होते हैं और बीच में आपकी हड्डी होती है, झिल्ली होती है, जो उनको 2 भागों में बांटने का काम करती है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाड़ होते हैं। उन महीन बाड़ों का क्या काम होता है वो देख लो। बाढ़ वायु में जो धूल के कण होते हैं, परागकण होते हैं, फफूंद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करते हैं और इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास वायु को फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी किसकी, मानव श्वसन तंत्र का पहला भाग है नासिका। नाक की बात करते हैं, उसकी भाषा हमने देख लिया भाई। ये श्वसन का पहला अंग है। कितने जोड़ी होते हैं अपना, एक जोड़ी नासा द्वार है और उनके भाई अंदर तो बड़ी गुफा होती है, गुहा होती है। उनके बीच में एक पतली हड्डी और झिल्ली होती है जो उन दोनों को अलग भागों में बांटती है। और नासिका के अंदर जो महीन बाड़ होते हैं, वो महीन बाड़ जो धूल के कण मान लो, पराग के कण मान लो, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव है, उन आदि को शुद्ध करके वायु को आगे भेजती है, ऐसे आगे जाने नहीं देती। और शुद्धि के पश्चात ही श्वास वायु को फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये अपना है किसका काम है, नासिका का काम है। इसके बाद आगे देखते हैं, पहला भाग हो गया। जितना आपको याद रहता है उतना आप आराम से लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा भाग हो गया मुख्य। नाक और मुख दोनों का काम एक ही है, लेकिन दोनों में फर्क है थोड़ा सा। देखो मुख की बात करते हैं। मुख श्वसन तंत्र का एक द्वितीय अंग है। पहला अंग तो नासिका हो गया, द्वितीय अंग आपका क्या हो गया, मुख हो गया। द्वितीय अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, मतलब नाक की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी श्वास लेने में काम आता है। परंतु मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास की भांति शुद्ध नहीं होती। बस इतना ही फर्क है कि कब जरूरत पड़ती है, कुछ व्यक्ति नाक से श्वास नहीं ले पाते हैं तो मुख से श्वास ले सकते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है कि एक नाक के द्वारा जो श्वास लेता है, एक मुख के द्वारा जो श्वास लेता है, उन दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या होता है कि जो नाक में महीन बाड़ होते हैं वो अनेक प्रकार के मिट्टी के कण मान लो, परागकण मान लो, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को आगे जाने से, फेफड़ों में जाने से रोकती है। जबकि मुख में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। मुख में इस प्रकार की विशेषता नहीं होती है, वो आपके जितने भी सूक्ष्म कण है वो साथ में जाएंगे। ये द्वितीय अंग है, द्वितीय अंग के रूप में कार्य करता है अपना। जब नाक काम नहीं करता है श्वसन के रूप में, तब आपका मुख काम करेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति नाक बंद करके भी जीवित रह सकता है, क्योंकि मुख के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया हो सकती है, नाक के जितनी आसान नहीं होती है। अगला अपना ग्रसनी की बात करते हैं। ग्रसनी आपकी पाचन तंत्र में भी आई थी, इसमें भी आई थी। इसके 3 भाग कर रखे हमने, देख लो आराम से पढ़ो, एकदम भाषा सरल रहेगी। ग्रसनी को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन से 3 भागों में बांटा है आप ये भी देख सकते हो। एक तो नासा ग्रसनी, भाई नाक के द्वारा जो आपकी आगे ग्रसनी होगी, एक मुख ग्रसनी हो जाएगी, एक आपके दो ग्रसनी, दोनों के बीच की जिसे कंठ ग्रसनी भी बोलते हैं, दोनों को जोड़ने का काम करेगी। आपकी ग्रसनी को 3 भागों में बांटा है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी, जिसे कंठ ग्रसनी भी बोलते हैं। तो देखो अपना सबसे पहले हम बात करते हैं नासा ग्रसनी की। ये देखो नासा ग्रसनी जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाला ग्रसनी का प्रथम भाग है। देखो हमने पहले बात किसकी की है, नासा ग्रसनी जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाले ग्रसनी का प्रथम भाग हो गया। तो नासा ग्रसनी प्रथम का भाग हो गया। उसके बाद में वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आ जाती है। सेकंड ग्रसनी होगी आपकी, मुख ग्रसनी हो जाएगी। वायु है ना अपनी नासा ग्रसनी के गुजरने के बाद में कहां से गुजरती है, अपनी मुख ग्रसनी से। और तीसरा अपना ये हो गया, मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से सवर यंत्र में प्रविष्ट होती है। अब ये एपिग्लोटिस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। एपिग्लोटिस मतलब वो स्थान होता है जहां पर ये नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे सवर यंत्र भी बोलते हैं। अभी इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। आपकी ग्रसनी को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। अब इसका यदि बात करें तो मुख्य काम क्या होता है, मुख्य काम होता है आपकी नाक के द्वारा, मुख के द्वारा जो श्वास ग्रहण करने की, श्वास लेके जो श्वास होता है उनको फेफड़ों तक पहुंचाने का काम होता है। इसका बीच में कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन वो 3 भाग है, तो मैंने आपको तीनों भागों के बारे में बता दिया। ये देख लो आपका सवर यंत्र या जिसको लैरिक्स बोलते हैं, वो होता है क्या अपना देख लो। सवर यंत्र क्या होता है, देखो यह कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। अब कंठ ग्रसनी आपकी 3 भागों में बांटा था हमने, नासा ग्रसनी बांटा था, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। अब ये
कंठ ग्रसनी सबसे नीचे होती है। कंठ ग्रसनी और श्वास नली दोनों को जो जोड़ने वाली छोटी सी संरचना होती है उसे स्वर यंत्र या लेरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेरिक्स, एक छोटी सी संरचना। अब आपको मैं बता देता हूँ, जो श्वास नली भी आएगी, जैसे ये आगे श्वास नली से आएगी, इसमें से सी आकार के से छल्ले होंगे उपास्थि हड्डियों के, जो ये श्वास नली को आपस में चिपकने नहीं देते थे, ताकि वायु का परिवहन आसानी से हो सके अपना। तो आपको पूछ ले ये लेरिक्स क्या होता है, श्वसन यंत्र क्या होता है? ये कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना होती है। छोटी सी क्या होती है? संरचना होती है। अब हम बात करते हैं अपना, हमने ऊपरला जो ऊपर आने वाला श्वसन तंत्र था वो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में 3 भाग थे आपके, एक आपकी क्या हो गया, एक नासिका हो गया, मुख हो गया और ग्रसनी हो गई। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा था, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। अब हमारा निचला श्वसन तंत्र है, उसमें पहला भाग है श्वास नली। तो देखें अपनी श्वास नली क्या होती है। पहला है अपना श्वास नली। श्वास नली की भाषा देख लो आप, क्या लिखी है हमने। पहला भाषा पढ़िए, श्वास नली क्या है। देखो यह करीब 5 इंच लंबी एक नली होती है। इसकी लंबाई भी मैंने आपको बता रखी है, 5 इंच लंबी नली है और सी आकार के उपास्थि के छले से बनी होती है। भैया अब आप पूछ ले कि इसमें जो आपके हड्डियां होती है वो सी आकार के छले लगे होते हैं, क्यों होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो छले होते हैं वो श्वास नली को आपस में चिपकने से क्या करते हैं, रोकते हैं, इसे सदैव खुला रखते हैं। जो इस प्रकार के आपकी नली है, मान लो ये श्वास नली इस प्रकार, इसमें इस प्रकार छले लगे होते हैं ऐसे। अब जैसे आपके अंदर से श्वसन की प्रक्रिया यहाँ से आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन ये कभी आपस में चिपकेगी नहीं, क्योंकि इसमें जो हड्डियों के आकार जो सी आकार की आकृति इस प्रकार बना रखी है हम लोगों ने। आगे बात करते हैं, ये देखो इसकी मेन विशेषता यही है। देखो श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाती है और श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। मेन इसका काम यही है कि जो बीच में जो आपकी श्वास नली होती है वो आपकी कहां से कहां, श्वास को गर्दन से मतलब ऊपर की अपनी ग्रसनी से वक्ष स्थल मतलब फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। आगे देखो, पहला अपना हो गया, ये अपनी कौन सी होगी, श्वास नली होगी। अगली है अपनी श्वसनी जिसको बोलते हैं। श्वास नली आगे जाके 2 भागों में बढ़ती है। अब अभी मैंने बताया था जो श्वास नली आगे जाके एक तो अपना 2 भाग हो जाते हैं, इसमें 2 जोड़े हो जाएंगे, एक अपना दायां फेफड़ा हो जाएगा और एक बायां फेफड़ा हो जाएगा। दोनों एक भाग इसमें बढ़ जाएगा, एक इसमें बढ़ जाएगा। जो बढ़ेगी उसको बोलेंगे श्वसनी। श्वसनी का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं, उसका नाम वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रोंकाई। और आगे जाके जो श्वसनिकाएं होती है वो और छोटे भागों में विभाजित होती है। जैसे प्रथम द्वितीयक में, द्वितीयक तृतीयक में वो श्वसनिकाएं होती है, उनको बोलते हैं ब्रोंकियोल। उनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। तो पढ़ते हैं इनकी भाषा। पहले वाला देखो, श्वास नली अंत में दाईं और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त होती है। जो आपकी श्वास नली होती है, एक नली वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो दाईं ओर और एक दूसरी अपनी बाईं ओर विभक्त हो जाती है। तो बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त हो जाती है। अब जो आपकी प्राथमिक श्वसनी होती है वो फेफड़ों में जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहता है। भाई पहली वाली आगे जाके बढ़ेगी, द्वितीयक में बढ़ेगी, द्वितीयक आगे जाके किस में बढ़ेगी? तृतीयक में बढ़ेगी। इस प्रकार आगे खंड बनते रहेंगे अपने। पहली वाली बनते आगे जाके द्वितीयक में हो गई, इसके बाद आगे देखो, इसके बाद में बात करते हैं। देखो प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनियों में विभक्त होती है। मैंने ये बात की थी, जैसे श्वसनिका होती है आपकी वो विभक्त होती है आपकी 2, एक दाईं और बाईं श्वसनी में। जो श्वसनी आगे जाके विभक्त होती है अपनी द्वितीयक श्वसनी में, द्वितीयक श्वसनी आगे जाके किस में होती है? तृतीयक श्वसनिकाओं में विभाजित होती है। और प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाएं में बढ़ जाती है, जिसे बोलते हैं ब्रोंकियोल। अब एक नाम होता है ब्रोंकाई, एक ब्रोंकियोल होता है। अब आप सोचते हो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल होता है क्या? ब्रोंकाई क्या होता है? जो श्वास नली होती है वो श्वास नली 2 भागों में विभक्त होती है, 2 श्वसनी में विभक्त होती है, उन्हें तो बोलते हैं ब्रोंकाई। वो आगे श्वसनी आगे जाके और छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है। भाई उसकी और शाखा बनती है, 1 की 2 बनती है, 2 की 4 बनती है, 4 की 8 बनती है। आगे छोटी छोटी वो श्वसनिकाएं होती है, उन्हीं श्वसनिकाओं को क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल बोलते हैं। अब आगे देख सकते हो, देखो श्वसनी तथा ब्रोंकियोल। श्वसनी क्या है आपकी, जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई तथा ब्रोंकियोल मिलकर एक वक्सनुमा संरचना बनाते हैं, जो बहुत ही
बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है, तो बहुत सारी आगे शाखाएं बन जाएगी और इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कोशिकाएं पाई जाती है और जो गैसों का विनिमय इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से होता है। अब एक बात आ जाती है, मैं अभी बात कर रहा था कोशिका क्या होती है। आपके शरीर में जो गैसों का विनिमय है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, आपके शरीर में गैसों का विनिमय काम करने का काम ये कोशिकाएं करती है। कोशिकाएं जो इन श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल का जो अंतिम भाग होता है, आगे जाके शाखा विभक्त होती है अंतिम छोर पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पर जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं कोशिकाओं का काम होता है क्या काम होता है, गैसों का विनिमय करना। गैसों का क्या करना, विनिमय करना। अब अपना लास्ट है फेफड़ों की बात कर लेते हैं। अपने फेफड़े क्या होते हैं, फेफड़ों की बात करते हैं। अब आपको पहले फेफड़ों की विशेषता बता देता हूँ। देखो, फेफड़े या फुफ्फुस बोलते हैं जिनको, वो आपके लचीले होते हैं, कोमल होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के। आपके शरीर में कितने जोड़े होते हैं, एक जोड़े में आपके दो होते हैं। एक जोड़े में शरीर के वक्ष स्थल में दाएं और बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। जो आपका मध्य पट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम के ठीक थोड़े से ऊपर होता है। एक दायां होता है, एक अपना क्या होता है, बायां होता है। उसके बाद में अगला देख लो, अपना जो फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों में एसिंकी मतलब बिना एसिंकी श्वास नलिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है, रक्त वाहिनिकाएं होती है, लसिका वाहिनिकाएं होती है, लचीले तंतु होते हैं, झिल्लियां होती है और अनेकों कोशिकाओं से निर्मित है। और दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा सा छोटा होता है, पर कुछ अधिक छोटा होता है। बात करते हैं दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े की। दाहिना फेफड़ा होता है बाएं फेफड़े की तुलना में लंबाई में थोड़ा सा छोटा होता है। दायां वाला बाएं से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन थोड़ा चौड़ा होता है उससे। फेफड़े में जो आपकी ऐसे की श्वास नलिकाएं होती है, श्वास नलिकाओं को आपको ब्रोंकियोल बोलते हैं, श्वसनिकों को ब्रोंकाई बोलते हैं। और अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं। रक्त वाहिनिकाएं होती है जिसमें शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को यहाँ लाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, वापिस भेजा जाता है हड्डी में। लसिकाएं वाहिनिकाएं होती है, लचीले तंतु होते हैं यहाँ पर, और झिल्लियां होती है और अनेक कोशिकाओं से ये कुल मिलाकर निर्मित होता है। कौन, फेफड़े। दो भाग हमने पढ़ लिए और तीसरा भाग है अपना श्वसन मांसपेशियां। तो श्वसन मांसपेशी क्या होती है, देख लो आप। तो डायफ्राम होता है। डायफ्राम अपने फेफड़ों के नीचे होता है अपना। डायफ्राम वक्ष गुहा के को उदर गुहा से अलग करता है। अब एक आपकी पेट की अब जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों अलग अलग होते हैं, उनको अलग करने का काम कौन करता है, ये डायफ्राम वक्ष गुहा। डायफ्राम वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है और इसके संकुचन से वक्ष गुहा का आकार बढ़ता है। भाई जब इसका संकुचन होता है, किसका संकुचन, डायफ्राम का जब संकुचन होता है उस समय वक्ष गुहा का आकार बढ़ता है। जब वायु नासिका के रास्ते में फेफड़ों से बाहर निकल, भाई उस स्थिति में जब संकुचन होगा तो वायु नासिका के मार्ग से बाहर निकलती है। उसके बाद में फेफड़ों में वायु के आवागमन से डायफ्राम होता है। वो डायफ्राम के अतिरिक्त विशेष प्रकार की मांसपेशियां भी मदद करती है। मतलब आपके शरीर में श्वसन में एक तो डायफ्राम की महत्वपूर्ण भूमिका ही होती है। जब डायफ्राम का संकुचन होगा तो आपके शरीर के अंदर की जो वायु होगी वो बाहर निकलेगी। जैसे अंदर की बाहर की वायु अंदर प्रवेश करेगी तो सीधा हो जाएगा अपना। इस प्रकार फेफड़ों में वायु के आवागमन के लिए डायफ्राम के अलावा और भी अनेक प्रकार की जो मांसपेशियां होती है जो इस काम में क्या करती है, मदद करती है। इसीलिए श्वसन मांसपेशियां भी इसमें अपनी काम आती है। अब हम बात कर लेते हैं उस डायग्राम के बारे में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम दोबारा। ये देखो, ये अपना श्वसन तंत्र का डायग्राम है। अभी हम बात कर रहे थे, ये देखो श्वसन, हम बात कर रहे थे भाई कोशिका क्या होती है। भाई ये श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा होता है जो गैसों का विनिमय करने का काम करती है। जो गैसों का क्या करती है, विनिमय करने का काम करेगी। कोशिका क्या करेगी, श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा है। आप देख सकते हो, ये देखो जैसे ये इसका अंतिम सिरा है, अंतिम सिरा यहाँ पर इसका अंतिम सिरा कोशिका दर्शा रखा है। कोशिका काम होता है गैसों का विनिमय करने का काम करेगी। ये गैसों का विनिमय करने का काम करेगी। यहाँ बात करते हैं नासा द्वारा या मुख गुहा द्वारा श्वसन प्रवेश करता है। कंठ होता है, आपको पता है यहाँ पर तीन आपकी ग्रसनी में तीन भाग होते हैं। एक ये नासा ग्रसनी हो गई, मुख ग्रसनी हो गई, एक आपकी कंठ ग्रसनी हो गई।
और कंठ घर्षणी में यहाँ पर आपका सवरी यंत्र होता है। सवरी यंत्र का काम क्या होता है, जो श्वास नली और कंठ घर्षणी को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये आप देख रहे हो कि इसमें सी आकार के छल्ले हो गए, इसमें एक दायां भाग हो गया और एक अपना बायां भाग हो गया, आप देख सकते हो। श्वसनी का मतलब होता है जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई हो जाएगा। और ये श्वसनिका होती है उनको बोलते हैं ब्रोंकियोल बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं। डायफ्राम होता है, डायफ्राम पर ही ये वाला भाग डायफ्राम। डायफ्राम का जब संकुचन होता है तब वायु अपने शरीर से बाहर निकलती है, जैसे वायु अंदर प्रवेश करती है ये अपना सीधा हो जाता है। फसलें आप जानते ही हो, ये देखो जो आपके शरीर में होती है, ये देखो फेफड़ों में ये ऊपर फसलें आ रखी है। फुफ्फुस का मतलब होता है, ये फुफ्फुस का काम होता है जो आपका अशुद्ध रक्त होता है उसको हृदय से लाने का काम, फेफड़ों में लाने का काम इन फुफ्फुसों का होता है, ले जाने का काम इनका होता है। और इसमें क्या दे रखी है, उपास्थि गोले दे रखी है जिनका आकार अपना सी आकार की उपास्थि गोले दे रखी है। ये आपका है मानव श्वसन तंत्र है। भाषा एकदम इसमें मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा है, लेकिन आप इनको रोक रोक के आराम से देख के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इससे आसान भाषा, इससे सरल भाषा। आपको एग्जाम में पूरी लिखने की जरूरत नहीं, जितनी याद होती है ये तो कम से कम मैंने 4-5 पेज बताया, लेकिन आपको तो सिर्फ 1 पेज में भाषा लिखनी। तो इसका मोस्ट श्वसन तंत्र वाला अच्छा लगा तो